अध्याय 101 टफ युद्ध। कास्ट इतना भाग्यशाली था कि वह शहर के पास स्थित स्वप्न लोक में प्रवेश कर गया और उन तीनों से बहुत पहले महल पहुंच गया। जब तक सनी, नेफिस और कैसी मानव बस्ती तक पहुंचे तब तक वह वहां अच्छी स्थिति में पहुंच चुका था। इस तथ्य के बावजूद कि प्रतिभाशाली लिगेसी के लिए गिनलॉग की सेना में आगे बढ़ने के बहुत सारे अवसर थे, फिर भी उसने स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया और अंततः चेंजिंग स्टार के दल में शामिल हो गया, जिससे उनकी लड़ाकू शक्ति और प्रतिष्ठा में भारी वृद्धि हुई। पीछे मुड़कर देखें तो सनी की सारी समस्याएं वास्तव में तब शुरू हुई थी। ये सही है, ये सब उसकी गलती थी, मेरी नहीं। हाँ, निश्चित रूप से। दांत पीसते हुए सनी ने भारी सीने पर लात मारी और मन ही मन गालियां दी। फिर मानो कुछ हुआ ही न हो, वह खिलखिलाकर मुस्कुराया और एक बार फिर उस छिपे हुए कमरे से बाहर निकल गया। नीचे चीजें दिलचस्प होती जा रही थीं। खून की गंध से आकर्षित होकर कई राक्षस ताजी लाशों को खाने के लिए खंडहर गिरजाघर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ब्लैक नाइट पहले की तरह ही गुस्से में था। जैसे ही सनी सपोर्ट बीम पर चढ़ा, उसने एक बड़े जीव को खत्म कर दिया जो इंसानी खाल से बना एक प्रेइंग मेंटिस जैसा दिख रहा था। पहले तो सनी ने उन 5 बदकिस्मत बदमाशों द्वारा छोड़ी गई चीजों को देखने की योजना बनाई, लेकिन भीषण लड़ाई देखकर उसने अपना इरादा बदल दिया। उसे बाद में ऐसा करना होगा। इसके अलावा उसकी परछाई ने पहले ही खून से सने अवशेषों को देख लिया था और इस निष्कर्ष पर पहुंच गई थी कि क्षत विक्षत शवों में वास्तव में कुछ भी मूल्यवान नहीं था। और अधिक समय बर्बाद न करते हुए सनी गिरजाघर की छत से भाग निकला और उस स्थान पर वापस पहुंचा जहां उसने रक्तपिशाच से लड़ाई की थी। शिकार दल के नेता का शव अभी भी वहीं था। बेशक उसकी यादें बहुत पहले ही गायब हो चुकी थी और दाढ़ी वाला आदमी सिर्फ चिथड़े पहने रह गया था। भारी कुल्हाड़ी भी गायब हो गई थी। सनी ने आह भरी, इसलिए लोगों को मारना उचित नहीं है। उसकी परछाई ने अपना चेहरा हाथ से ढांक लिया और मायूसी से सिर हिलाकर यह जताने की कोशिश की कि उसकी बातें दुर्भाग्यपूर्ण थीं। सनी ने भौहें चढ़ाईं, क्या यह नहीं है? और उसके लिए तो ये 2 गुना सच था। जब एक जागृत व्यक्ति दूसरे को मारता था तो उसे दुश्मन के आत्मासार का एक बड़ा हिस्सा बिना उसकी आत्मा के टुकड़े को तोड़े ही मिल जाता था। हालांकि सनी कोई साधारण जागृत व्यक्ति नहीं था। उसका पहलू छाया के टुकड़ों को खाने पर आधारित था। इसका मतलब था कि भले ही उसके दुश्मन ने अतीत में सैकड़ों आत्मा के टुकड़े सोख लिए हों, सनी को केवल उनके रैंक और वर्ग के अनुरूप छाया के टुकड़े ही मिलेंगे, ठीक वैसे ही जैसे उसे किसी दुर्लभ प्राणी को मारने के बाद मिलते। चूंकि सभी स्लीप केवल निष्क्रिय प्राणी थे, इसलिए इस मामले में संख्या 1 थी। 400 से बस एक टुकड़ा दूर सनी ने थोड़ा निराश होकर कहा। सारा काम व्यर्थ। उसके मन का कोई छोटा सा तार्किक हिस्सा सचमुच इस बात से राहत महसूस कर रहा था कि इंसानों को मारना कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं है। वरना उसकी हालत में नहीं, वह ऐसा नहीं करता। बिल्कुल नहीं। आह, क्या नहीं होगा? सनी ने 2-3 बार पलकें झपकाईं, अपनी अंतरात्मा की आवाज का इंतजार करते हुए। लेकिन वह अजीब तरह से खामोश थी। कंधे उचकाते हुए वह नीचे झुका और मृत व्यक्ति के शरीर को ढूंढने लगा, इस उम्मीद में कि शायद कोई कीमती चीज मिल जाए। हालांकि उसे निराशा ही हाथ लगी। जैसा उसने सोचा था, आत्मा के टुकड़ों से भरी कोई थैली नहीं थी। सनी को बस कपड़े का एक अजीब सा टुकड़ा मिला जो चुपके से उस लंबे गुंडे की कमीज में ठूंस दिया गया था। कपड़े को देखते हुए उसने देखा कि उस पर स्याही से कुछ भद्दी आकृतियां बनी हुई थीं। कुछ आकृतियां अजीब तरह से जानी पहचानी लग रही थीं। क्या ये नक्शा है? दरअसल यह एक आदिम नक्शा था। उसने जो आकृतियां पहचानी वे शापित शहर के आसपास के इलाकों में स्थित विभिन्न स्थल चिन्ह थे। सनी को उनमें से कई जुबानी याद थे और उसने कुछ का पहले भी अन्वेषण किया था। खजाने का नक्शा। अचानक शिकारी दल के आने का अजीब समय और उनके अनुभव की कमी समझ में आ गई। वे असल में शिकारी नहीं थे, बल्कि वे मूर्खों का एक समूह थे जिन्हें महल में किसी चतुर व्यक्ति ने नकली खजाने का नक्शा खरीदने के लिए बहकाया था। कम से कम यही सबसे संभावित संभावना थी। तथापि लेकिन अगर यह असली हो तो क्या होगा? सनी ने पलकें झपकाईं, नक्शे को घृणा और लोभ के मिले जुले भाव से देखा। वह तय नहीं कर पा रहा था कि उसे नक्शे का पीछा करना चाहिए या उसे फेंक देना चाहिए। ... सौभाग्यवश एक जोरदार दुर्घटना ने उसकी विचार प्रक्रिया को बाधित कर दिया। जहां वह खड़ा था वहां से कुछ ही दूरी पर एक इमारत अचानक ढह गई, जिससे सड़क धूल और उड़ते हुए मलबे से भर गई। एक विशाल आकृति हवा में उड़ी और दूसरी दीवार से जोर से टकराई, जिससे पत्थरों का एक ढेर नीचे गिर पड़ा।
उस जीव ने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन फिर हट गया और फिर स्थिर हो गया, जिससे फुटपाथ पर बदबूदार खून की नदियां बहने लगीं। जाहिर है कि वह मर चुका था। सनी ने जल्दी से नक्शा अपने कवच में छिपा लिया और परछाइयों में गोता लगाकर समझने की कोशिश करने लगा कि क्या हो रहा है। कहीं पास ही भयंकर गर्जना और लोहे के लोहे से टकराने की आवाज सुनाई दे रही थी, जो हर पल और नजदीक आती जा रही थी। आश्चर्य की बात यह थी कि वहां कोई मानवीय आवाज नहीं थी। दुर्लभ प्राणियों के बीच लड़ाई। शापित शहर में ऐसी चीजें दुर्लभ नहीं थीं, लेकिन सनी के ज्ञान के अनुसार इस सड़क और आसपास के चौक के वर्तमान स्वामियों को चुनौती देने में सक्षम बहुत कम चीजें थीं। ये जीव शहर के निवासियों में सबसे शक्तिशाली नहीं थे, लेकिन उनकी अनोखी खूबियों के कारण सनी ने उनसे महामारी की तरह बचने की कोशिश की। उसने कई राक्षसों को देखा जो उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे, जिनका सामना वह करना चाहता था, और अंततः उस चौक पर छोटे छोटे टुकड़ों में कट गए। हालांकि उनमें से कोई भी चौक के रक्षकों को उतनी परेशानी नहीं दे पा रहा था जितनी कि वे अभी दे रहे थे। कम से कम युद्ध की हताशा भरी आवाजों को देखते हुए तो ऐसा ही लगता है। उत्सुकतावश सनी ने इसे देखने का निर्णय लिया। परछाई में छिपकर वह एक पुरानी इमारत की ऊंची दीवार पर चढ़ गया और जल्द ही उसकी छत पर पहुंच गया। उसके कदमों पर नजर रखते हुए सनी आगे बढ़ता रहा जब तक कि वह इमारत के दूसरे किनारे पर नहीं पहुंच गया। वहां से वह उस चौड़े चौक को उसकी पूरी अंधेरी चमक में देख सकता था। चौक के बीच में एक चलती हुई मूर्ति कई विशालकाय राक्षसों से लड़ रही थी। अध्याय 102 पत्थर संत। कभी भव्य इमारतों के खंडहरों से घिरे एक अंधेरे चौराहे पर एक भयंकर युद्ध समाप्त होने वाला था। उसके पवित्र रक्षकों के अवशेष ठंडे पत्थरों पर बेरहमी से टुकड़ों में बिखरकर पड़े थे। सनी ने आश्चर्य से पलकें झपकाईं। वे वास्तव में हार गए। वह सचमुच हैरान था। चौक की रखवाली करने वाली जीवित मूर्तियां बहुत ही मजबूत थीं। शापित शहर के दुर्लभ प्राणियों की बात करें तो वे आकार और शारीरिक शक्ति के मामले में सबसे ज्यादा दुर्जय नहीं थे। हालांकि उनके विचित्र शरीर बेहद मजबूत थे और सचमुच विनाशकारी क्षति सहने में सक्षम थे। इसके अलावा ये वीर पत्थर योद्धा अनुशासित, हथियारों के इस्तेमाल में निपुण और बेहद घातक भी थे। वे अपनी गतिविधियों का पूरी तरह से समन्वय करने में सक्षम थे और अपनी रणनीति और रणकौशल का इस्तेमाल करके उन विरोधियों को चुपचाप परास्त कर देते थे जिनकी शक्ति उनसे कहीं ज्यादा थी। अनगिनत राक्षस उनके ब्लेड से मारे गए, इसीलिए सनी हमेशा इन अजीबोगरीब जीवों से भिड़ने से बचता था। हालांकि वे रैंक के हिसाब से गिरे हुए नहीं थे, फिर भी पत्थर के भूत एक ऐसा खतरा थे जो उसे सावधान रहने के लिए काफी था। हालांकि अब चौक का स्वामित्व बदलने वाला था। पिछले स्वामियों के शरीर टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गए थे। मृत्यु के समय वे टूटी हुई मूर्तियों जैसे लग रहे थे। यहाँ तक कि उनके धातु के कवच और हथियार भी उनके नष्ट हो जाने के बाद पत्थर में बदल गए थे। चौक के चारों ओर 5-6 पत्थर के ढेर बिखरे पड़े थे, जबकि हमलावरों ने अपनी संख्या में से केवल 3 को ही खोया था, जिसमें वह विशालकाय राक्षस भी शामिल था जिसे पहले एक इमारत से टकराकर मार गिराया गया था। हर शव गहरे पत्थरों के ऊपर एक छोटी पहाड़ी की तरह ऊंचा खड़ा था। आक्रमणकारी एक ऐसे दुर्लभ प्राणी की तरह थे जिसे सनी ने पहले कभी नहीं देखा था। ये नए भयावह राक्षस विशाल मकड़ियों जैसे दिखते थे जिनके शरीर लोहे की मोटी प्लेटों से ढके हुए थे। वे भयानक गति और बल के साथ आगे बढ़ रहे थे और उनके हर कदम के साथ पत्थरों में दरारें पड़ रही थीं। अब उनमें से 2 ही चौक पर बचे थे, जो एकमात्र जीवित पत्थर योद्धा के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। जीवित मूर्तियों में से आखिरी मूर्ति एक स्त्री लग रही थी। मकड़ियों की तुलना में वह कद में लगभग हास्यास्पद रूप से छोटी थी, सनी से भी ज्यादा ऊंची नहीं। वह सुंदर पत्थर की प्राणी तलवार और एक गोल ढाल से लैस थी और उसने एक प्लेटनुमा कवच पहना हुआ था जो उसके शरीर के अधिकांश हिस्से को ढक रहा था, जिससे केवल उसकी आंखें ही दिखाई दे रही थीं। या यूं कहें कि लाल लपटों में जलते हुए 2 मानिक थे जो इन प्राणियों की आंखों की जगह थे। उसके कवच और हथियार काले रंग के थे, किसी अज्ञात और अविश्वसनीय रूप से भारी पत्थर जैसे मिश्र धातु से बने थे। बेशक वास्तव में वे उसी पत्थर से बने थे जिससे उन्हें धारण करने वाला बना था। हालांकि जिस अंधेरी शक्ति ने इस दुर्लभ प्राणी के ग्रेनाइट शरीर को मांस के अजीबोगरीब रूप में बदल दिया था, उसने पत्थर के कवच को भी धातु में बदल दिया था। इस समय जीवित मूर्तियों में से आखिरी मूर्ति अपनी ढाल उठाए तलवार की धार किनारे पर रखे खड़ी थी। उसका सिर झुका हुआ था, उसकी मानिक जैसी आंखें चुपचाप उन 2 मकड़ी राक्षसों की हरकतों पर नजर रख रही थीं। सनी को पक्का तो नहीं पता था, लेकिन उसे शक था कि ये दोनों मकड़ियां गिरे हुए जानवर हैं। खैर, पत्थर की औरत का तो अंत हो ही गया था।
उसके दुश्मन बस उसके साथ खेल रहे थे, काम खत्म करने से पहले अपने शिकार की लाचारी का मजा ले रहे थे। उसे कोई परवाह नहीं थी। दरअसल वो तो बस तमाशे का इंतजार कर रहा था। दुर्स्वप्न जीवों को एक दूसरे का कत्लेआम करते देखना उसका पसंदीदा शगल था, और सबसे अच्छी बात ये थी कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कौन जीतता है। आओ उसे पकड़ो। लेकिन अगले ही पल वह हैरान रह गया। एक अजीबोगरीब घटनाक्रम में पत्थर की राक्षसी ने सबसे पहले मकड़ियों पर झपट्टा मारा। शांति से अपनी तलवार ढाल के किनारे पर 2 बार मारते हुए वह दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ी। जिस मकड़ी पर वह निशाना साध रही थी वह प्रतिक्रिया देने में 1 सेकंड की देरी कर चुकी थी। हालांकि अपने श्रेष्ठ शारीरिक आकार के कारण वह अचानक हुए हमले का सामना अपने ही एक जोरदार प्रहार से कर पाई। उसका एक पैर आगे की ओर उछला, जिससे हमलावर जीवित मूर्ति के पत्थर के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े होने का खतरा पैदा हो गया। छोटे जीव ने अपनी तलवार से प्रहार को विफल कर दिया और गोल ढाल से मकड़ी पर प्रहार किया तथा अपना पूरा वजन और अमानवीय शक्ति उस प्रहार में लगा दी। सनी ने पलकें झपकाईं, क्योंकि गिरे हुए जानवर का विशाल शरीर पीछे की ओर फेंका गया और पलट गया। काली तलवार ने तुरंत वार किया, जिससे मकड़ी की आंतों में एक जोरदार झटका लगा। राक्षस के पेट की लोहे की सतह पर प्रहारों की बौछार हुई, जिससे चौक धातु की गड़गड़ाहट से भर गया। पत्थर के योद्धा ने भयंकर क्रूरता से हमला किया, तलवार और ढाल दोनों का इस्तेमाल करके कम समय में जितना हो सके उतना नुकसान पहुंचाया। जैसे ही राक्षस के कोमल अंगों की रक्षा करने वाली लोहे की प्लेट टूटी, दूसरा जानवर भी लड़ाई में शामिल हो गया। इसके बाद जो खून खराबा हुआ वह बेहद भयावह था। इस तथ्य के बावजूद कि मकड़ियां कहीं ज्यादा तेज और मजबूत थीं, अधिक पत्थर की प्रेतात्मा कुछ देर तक उनका पीछा करती रही। उसकी अदम्य इच्छाशक्ति और निर्मम संकल्प उन भयानक जीवों को थामने के लिए काफी थे। एक खूनी हत्या मशीन की घातक सटीकता के साथ चलती हुई जीवित मूर्ति ने अपने दुश्मनों को पीड़ा पहुंचाने के लिए आत्मरक्षा की पूरी तरह से उपेक्षा की। ऐसा लग रहा था जैसे वह उन्हें अपने साथ कब्र में ले जाने के लिए दृढ़ थी। जल्द ही उसके शरीर पर भयानक घाव जमा हो गए, जिससे वह पत्थर का प्राणी किसी भयावह कलाकृति की क्षतिग्रस्त वस्तु जैसा लगने लगा। हालांकि मकड़ियां भी इससे बेहतर नहीं थीं। उनका बदबूदार खून हर जगह फैल रहा था, जिससे पूरा चौक लाल हो गया था। कटे हुए अंग और टूटे हुए लोहे के टुकड़े जमीन पर बिखरे पड़े थे, जो गिरे हुए पत्थर के योद्धाओं के टूटे हुए अवशेषों के साथ मिल रहे थे। आखिरकार एक मकड़ी जमीन पर गिर पड़ी और छटपटाने लगी, अपनी आखिरी सांसें लेने लगी। बचा हुआ जानवर लड़खड़ाते हुए पत्थर के राक्षस पर झपटा, उसकी अनगिनत आंखें क्रोध से जल रही थीं। गोल काली ढाल आखिरी बार उठी और फिर उड़कर उस विशाल जीवित मूर्ति के दाहिने हाथ के साथ अलग हो गई। हालांकि लगभग उसी समय उसकी तलवार की धार उस विशालकाय जानवर की खोपड़ी में घुस गई, जिससे उसकी जान चली गई। बस कुछ ही पल पहले वह टूटकर पत्थर में बदल गया। सनी ने सिर हिलाया। क्या ही प्रभावशाली दृश्य था। एक नीच जागृत प्राणी 2 पतित जानवरों का वध कर रहा था। मिडनाइट शॉट को वह भयंकर अंतिम मुकाबला बहुत पसंद आया होगा। जरा सोचिए, ये तो अकल्पनीय ही था। हालांकि उस सुंदर पत्थर के योद्धा को ये खूनी चमत्कार करने की भारी कीमत चुकानी पड़ी। एक बार फिर लड़खड़ाते हुए वह जमीन पर गिर पड़ी। स्पष्टतः उसकी मृत्यु हो चुकी थी। अंधेरे वर्ग के स्वामित्व के लिए लड़ाई खत्म हो गई थी। कोई भी नहीं जीता। अध्याय 103 कूप डी ग्रेस। जैसे ही धूल जमी, सनी चौक के आसपास की एक इमारत की छत पर अपनी छुपने की जगह छोड़कर नीचे कूद गया। सड़े हुए खून के गड्ढों से बचते हुए वह जमीन पर बिखरी लाशों के बीच से गुजरता हुआ उस मरते हुए पत्थर के राक्षस के पास पहुंचा। दुर्स्वप्न प्राणी पीठ के बल लेटा हुआ था, उसका शरीर बुरी तरह टूटा हुआ था। पास से सनी उसे बेहतर देख पा रही थी। उस विचित्र राक्षस का काला कवच धीरे धीरे पत्थर में बदल रहा था। उसके अंतराल में वह उसकी हल्की गोरी त्वचा देख सकता था। वह पॉलिश किए हुए ग्रेनाइट की तरह चिकनी और गहरे भूरे रंग की थी। भयानक घावों से माणिक्य की धूल की धाराएं बह रही थीं, जो लगभग खून जैसी लग रही थीं। उसकी आंखों का काम करने वाले 2 लाल रत्न धीरे धीरे हिल रहे थे और सनी पर केंद्रित थे। उनमें कोई खास भाव नहीं था, बस एक थका हुआ सन्नाटा था। अंदर जलती हुई लपटें धीरे धीरे बुझ रही थीं। वह मूर्ति जैसा जीव बिना कोई आवाज किए उसे घूर रहा था। दरअसल सनी को यकीन ही नहीं था कि ये राक्षस आवाज भी निकाल सकते हैं। पूरी लड़ाई के दौरान वह अजीब तरह से खामोश रही थी। उसने आह भरी, जीवन न्यायपूर्ण नहीं है ना? ये कहते हुए उसने मध्यरात्रि का शॉट बुलाया और उसे मरते हुए प्राणी के हेलमेट के छज्जे में घुसा दिया। मृत्यु के द्वार पर भी
जीवित मूर्ति का पत्थर जैसा शरीर अत्यंत कठोर साबित हुआ। फिर भी उसने अपने प्रहार में पर्याप्त शक्ति लगाई, क्योंकि वह बेचारी को आवश्यकता से अधिक कष्ट नहीं देना चाहता था। उसे हमेशा दुर्जन्म प्राणी को मारने में खुशी होती थी, लेकिन ये तो तुरंत मौत का हकदार था। सच कहूं तो वह छोटे पत्थर के योद्धा के हताश अंतिम प्रतिरोध से बहुत प्रभावित था। उन्हें पता नहीं था कि वे किसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, लेकिन आपने उन्हें दिखा दिया। उसी क्षण अंधेरे में मंत्र की परिचित आवाज गूंजी। आपने एक जागृत राक्षस को मार डाला है, पत्थर संत। आपकी परछाई मजबूत होती जा रही है। सनी मुस्कुराया। ये 4 परछाई के टुकड़े हैं। आखिरकार 403। हालांकि अगले ही पल वह भूल गया कि वह क्या सोच रहा था, क्योंकि जादू अभी खत्म नहीं हुआ था। उसके कान में फुसफुसाते हुए उसने धीरे से कहा, आपको एक एको स्टोन सेंट प्राप्त हुआ है। तारांकन तारांकन तारांकन। सनी की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या उसने सही सुना? एक एको। आखिरकार उसे एक और एको मिल ही गया था। सावधानी से चारों ओर देखते हुए सनी ने अपनी आवाज धीमी की और छाया से कहा, तुमने भी सुना है ना? छाया ने हताश होकर सनी को घूरा, फिर अपने मुंह की ओर इशारा किया, अपने हाथ नीचे कर लिए और कुछ नहीं बोली। वे मुस्करा उठे। बिल्कुल, यही तो मंत्र ने कहा था। वह गाना गुनगुनाते हुए कुछ देर तक आगे पीछे टहलता रहा, फिर अचानक चौंक गया। ओह, ठीक है, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। अब जब पत्थर वाले लोग चले गए हैं, तो कौन जाने किस तरह के खौफनाक जीव इस चौक को अपना बसेरा बनाने की कोशिश करेंगे। वह जाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन फिर रुक गया और कत्लेआम के दृश्य को लालच से देखने लगा। हालांकि मुझे पहले कुछ स्मृति चिन्ह लेने चाहिए। ऐसा रोज नहीं होता कि आप इतने सारे मरे हुए दुर्जन्म जीवों से टकराएं, इससे पहले कि शुभभक्षी लाशों पर दावत करने आए। यह एक ऐसा मौका था जो उसे जल्द ही नहीं मिलने वाला था। सनी कुछ सेकंड के लिए झिझका, ये तय करने की कोशिश कर रहा था कि पहले किस राक्षस से संपर्क किया जाए। मकड़ियां जाहिर तौर पर ज्यादा ताकतवर थीं। अगर वे सचमुच पतित श्रेणी की होती, तो उनकी आत्मा के टुकड़े अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान होते। हालांकि आरोही आत्मा के टुकड़ों से भरी कोई भी चीज खरीदना बहुत ही संदिग्ध होगा। इसके अलावा विशालकाय जानवरों के विशाल शरीर के अंदर क्रिस्टल ढूंढने में भी काफी समय लगेगा। जीवित मूर्तियां निम्न श्रेणी की थीं, लेकिन उनके टूटे हुए अवशेषों को ढूंढना आसान था। शापित शहर के अन्य निवासी किसी भी क्षण आ सकते थे। इसलिए एक गहरी आह भरते हुए सनी टूटे हुए पत्थरों के निकटतम ढेर की ओर दौड़ा और उसके पास घुटनों के बल बैठ गया, इस उम्मीद में कि वह जल्द से जल्द आत्मा के टुकड़ों की चमक को देख सकेगा। ... दूसरी मृत मूर्ति को देखना अभी मुश्किल से ही हुआ था कि अचानक आए एक आवाज ने उसे रोक दिया। ये जानते हुए कि लालच ने बहुत से लोगों को मौत के घाट उतार दिया है, सनी ने आखिरी पल तक यहाँ रुकने की अपनी इच्छा दबा ली और तेजी से भाग निकला, और भागते हुए अपने कवच में जो आखिरी क्रिस्टल मिला था उसे भी वहीं रख दिया। कुनाई को बुलाकर उसने उसे हवा में उछाला और फिर अदृश्य डोरी खींचकर खंजर को एक पत्थर के स्तंभ के चारों ओर घुमाया। जैसे ही डोरी स्तंभ के चारों ओर लिपटी, उसने छलांग लगाए और डोरी को सिकोड़कर खुद ऊपर उड़ गया। सुनहरी रस्सी की तरह कुनाई को उसकी कलाई से जोड़ने वाली अदृश्य डोरी अविश्वसनीय रूप से मजबूत थी और अपनी इच्छानुसार अपनी लंबाई बदलने में सक्षम थी, जिससे सनी को समय समय पर फेंकने वाले खंजर को एक तात्कालिक ग्रैपलिंग हुक के रूप में उपयोग करने की अनुमति मिलती थी। पत्थर के स्तंभ के ऊपरी हिस्से से और भी ऊपर छलांग लगाते हुए उसने एक खंडहर इमारत की दीवार की दरारों को पकड़ लिया और तेजी से ऊपर चढ़ गया। जब तक वह छत पर पहुंचा, तब तक उस जीव की आवाजें इतनी तेज हो चुकी थीं कि वह कांपने लगा। वो चीज जो भी थी, सनी जानना नहीं चाहता था। चलते समय उसकी आवाज सुनकर उसे एक विशालकाय सांप की याद आ गई, जिसके अनगिनत मुंह थे और हर मुंह से एक अजीब, मदहोश कर देने वाली धुन निकल रही थी। सौभाग्यवश वह उस चौड़े चौक से ठीक समय पर निकल गया, जिससे उसे उस घृणित वस्तु का सामना नहीं करना पड़ा। तारांकन तारांकन तारांकन। जब तक सनी खंडहर गिरजाघर में लौटा, रात ढलने को थी। पूर्वी क्षितिज का रंग हल्का होता जा रहा था और शहर की दीवार से टकराती काली लहरों की आवाज बेचैन करने वाली होती जा रही थी। भव्य हॉल के ऊपर फैले समर्थन बीमों पर चलते हुए उन्होंने मार्च करते हुए ब्लैक नाइट की झलक देखी और आह भरी। एक दिन, वह किसी शानदार दिन उस कमीने को मारने वाला था, लेकिन इस दिन नहीं। आज उसके पास करने के लिए अन्य काम थे। अपनी छिपी हुई मांद की सुरक्षा में पहुंचकर सनी ने आत्मा के टुकड़ों को अपने खजाने में डाल दिया और फिर एक शानदार लकड़ी की कुर्सी पर बैठ गया। उसके चेहरे पर उत्साह भरी मुस्कान थी।
अंततः ये पता लगाने का समय आ गया था कि एक सामान्य इको और एक छाया में परिवर्तित इको के बीच क्या अंतर है। अध्याय 104 आत्मा शस्त्रागार। और अधिक समय बर्बाद न करते हुए सनी अपने आत्मा सागर में गोता लगा गया। उसकी बदली हुई मानसिक स्थिति के बावजूद वह हमेशा की तरह शांत था। शांत जल का शांत विस्तार दूर तक फैला हुआ था और ऊपर छाया केंद्र किसी अंधेरे तारे की तरह मंडरा रहा था। उसके चारों ओर हवा में प्रकाश के छोटे छोटे गोले तैर रहे थे, जो शांत समुद्र की सतह पर प्रतिबिंबित हो रहे थे। खामोश साए अब भी वही थे, अंधेरे के किनारे पर निश्चल खड़े। पहले की तुलना में उनकी संख्या बढ़ गई थी। हर आकार प्रकार के राक्षस अब उनके बीच थे, जिससे सनी के मारे गए दुश्मनों का संग्रह और भी प्रभावशाली लग रहा था। उनके पास से गुजरते हुए वह बीच बीच में एक दूसरे पर नजर डालता और रोमांचकारी लड़ाइयों को भय और गर्व के मिश्रण के साथ याद करता। यह उसका निजी संग्रहालय था, उसके सभी पापों का एक अंधकार में स्मारक। रुको, पाप पाप क्यों? ठीक उसी पल सनी लड़खड़ा कर रुक गया। उससे ज्यादा दूर नहीं, एक दुबली पतली परछाई भयानक जीवों के बीच खड़ी उसे खाली आंखों से चुपचाप घूर रही थी। वह साया कभी एक नौजवान का था, जो सनी से ज्यादा उम्र का नहीं था। वह महल के दरवाजे के बाहर जर्जर बस्ती में रहता था और बाकियों की तरह जिंदा रहने के लिए संघर्ष करता था। पहले सनी ने दूसरी ओर देखा। मुझे ऐसे मत देखो, ये तुम्हारी अपनी गलती थी, बेवकूफ। तुम्हें मुझसे ये सारे सवाल नहीं पूछने चाहिए थे। अपने हाथों से मारे गए 3 लोगों में से सिर्फ यही एक हत्या थी जिसने सनी को कुछ महसूस कराया, क्योंकि ये लड़ाई की गर्मी में या कोई निजी बदला लेने के लिए नहीं किया गया था। ये हत्या बेरहमी से की गई थी। यही कारण था कि उन्हें अन्य बातों के अलावा महल छोड़ना पड़ा। सनी ने मुंह बनाया। मैंने कहा, मेरी तरफ देखना बंद करो, बस मरे रहो और अपनी बकवास से मुझे परेशान मत करो। गुस्से से झल्लाते हुए वह मुड़ा। जल्द ही वह शिकार दल के नेता रक्तपिशाच और घातक पाषाण संत की परछाइयों के पास से गुजर गया। पत्थर के राक्षस की मूर्तिनुमा आकृति पर नजर डालते ही सनी उस दुबली पतली परछाई को भूलकर मुस्कुरा दी। आखिरकार वह उसकी इको को देखने ही तो आया था। एक और इको को अपने अधीन करने की संभावना पहले से ही बेहद रोमांचक थी। ये वफादार और अजीबोगरीब व्यक्तित्व वाला मेहतर पहले भी सनी की बहुत मदद कर चुका था, जिससे उसकी युद्ध क्षमता में जबरदस्त इजाफा हुआ था। आखिरकार एक दिव्य पहलू और एक अनोखी शक्तिशाली क्षमता होने के बावजूद सनी अभी भी एक स्वप्नदर्शी ही था, इको से एक पूरी रैंक नीचे। हालांकि मेहतर तो बस एक जानवर था, जबकि पत्थर का संत एक राक्षस था। उसकी शक्ति क्रूर कवचधारी शताधिपतियों के बराबर थी, जो इस शापित जगह पर सनी की किसी भी उपलब्धि से कहीं बढ़कर थी। उस दृढ़ जीवित मूर्ति का विचित्र स्वभाव उसे और भी भयानक बना रहा था। ऐसा सेवक होने से कई नामुमकिन चीजें मुमकिन हो जाती। हालांकि सनी को और भी कुछ चाहिए था। वह इंतजार कर रहा था कि उसका पहलू क्या चमत्कार करेगा और उम्मीद कर रहा था कि नतीजे उसकी सबसे बड़ी उम्मीदों से भी बढ़कर होंगे। जल्द ही वह अपने छायाकोर के काले सूरज के नीचे खड़ा था, प्रकाश के क्षेत्रों को देख रहा था जो उसकी यादों का प्रतिनिधित्व करते थे। अब उनमें से 9 थे। वास्तव में उन्होंने जिन चीजों का प्रयोग किया वे थे कठपुतली का कफन, मध्यरात्रि शॉट, प्रॉलिंग थॉर्न, साधारण चट्टान और अंतहीन वसंत। इस उत्सुकता का आनंद लेते हुए सनी ने उनमें से प्रत्येक को एक एक करके बुलाया और स्मृतियों के चारों ओर चमकते हुए रूनों को पढ़ा। उसने एक अजीबोगरीब जीव को हराकर भारी कुनाएं हासिल की थी, जो एक विशालकाय बख्तरबंद शाही जैसा दिखता था। नुकीली हड्डियों की बारिश ने सनी के शरीर में कई छेद कर दिए थे, लेकिन इनाम इसके लायक था। स्मृति, प्रोवलिंग थॉर्न, स्मृति रैंक, जागृत, मेमोरी टीयर 2, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, स्मृति प्रकार, हथियार, स्मृति विवरण। यह उड़ता खंजर एक युवा सुंदरी के स्नेह की तरह अप्रत्याशित और चंचल है, लेकिन शायद उतना घातक नहीं है। स्मृति मंत्र, विश्वासघात का गुलाब, जादू का वर्णन। प्रोवलिंग थॉर्न अपने धारक से एक अदृश्य डोरी से जुड़ा होता है। ये डोरी मजबूत तो है, लेकिन चंचल भी है, बिल्कुल भावनात्मक लगाव के विश्वासघाती बंधन की तरह। पहली बार यह विवरण पढ़कर सनी यह सोचने से खुद को नहीं रोक पाई कि क्या किसी प्रेमी ने कभी इस मंत्र का तिरस्कार किया होगा। रूनों से लगभग कड़वाहट झलक रही थी। सूची में अगला नाम उनकी सबसे खतरनाक मेमोरी, बोलने वाली चट्टान का था। स्मृति, साधारण रॉक, स्मृति रैंक, जागृत, मेमोरी टीयर, आई, मेमोरी प्रकार, उपकरण, स्मृति विवरण, बस एक साधारण चट्टान। स्मृति जादू, वास्तव में नहीं। जादू का वर्णन, शब्द तलवार से ज्यादा शक्तिशाली है।
चट्टान शब्द से ज्यादा शक्तिशाली है। मजेदार बात यह थी कि साधारण चट्टान, जो तरह तरह की आवाजें दोहरा सकती थी, एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में आ गई थी जो झूठ नहीं बोल सकता था। अब वह दो पूरी दुनियाओं में सबसे ईमानदार स्मृति थी। ... इसने सनी को भी अपना मुंह खोलने से पहले 2 बार सोचने पर मजबूर कर दिया था। कभी कभी आखिरी याद जो उसने देखने का फैसला किया, शायद उसके लिए सबसे कीमती थी। वह खूबसूरत कांच की बोतल थी जो कैसी ने सनी को विदाई उपहार के रूप में दी थी। स्मृति, अंतहीन वसंत। स्मृति रैंक, निष्क्रिय। मेमोरी टियर, इव, मेमोरी प्रकार, उपकरण। स्मृति विवरण, एक प्रेम रोगी शैतान ने कभी इस नाजुक कांच की बोतल में एक विशाल नदी को कैद कर लिया था। यह उसकी एक खूबसूरत रेगिस्तानी आत्मा को उपहार था। स्मृति मंत्र, पानी का उपहार। जादू का विवरण, इस बोतल में इतना पानी है कि यह सबसे निर्जीव रेगिस्तान के उजाड़ हृदय में फूल खिला सकता है। ये तो कुछ हद तक रोमांटिक था। ऐसा लग रहा था जैसे ये वर्णन करते समय जादू हर जगह छाया हुआ था, इस हद तक कि सनी को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये गंभीर है भी या नहीं। एक आह भरते हुए उसने अनंत झरने वाले प्रकाश के क्षेत्र को हटा दिया और ऊपर देखा। उसकी बाकी 4 यादें ज्यादा काम की नहीं थीं। वे थी एक अविश्वसनीय रूप से भारी टावर शील्ड, एक ऐसा कवच जो हर लिहाज से कठपुतली के कफन से भी बदतर था, एक कांच की आंख जो हानिरहित लाल रोशनी की तेज किरणें पैदा कर सकती थी, और एक बेहद तेज चांदी की घंटी जो उसे पहली बार मिली थी। बाकी 3 उसे शापित शहर की सड़कों पर अपेक्षाकृत कमजोर राक्षसों को मारने के लिए मिले थे। वह उम्मीद कर रहा था कि महल में अपनी अगली यात्रा के दौरान जब भी वह आए, वह उन्हें किसी और उपयुक्त चीज से बदल देगा। यादों को भूलकर सनी ने आखिरकार अपना ध्यान प्रकाश के सबसे चमकीले गोले पर केंद्रित किया जो उसके सिर के ऊपर अंधेरे खालीपन में तैर रहा था, जिसमें उसकी नई इको है। उसने उसे नीचे उतरने के लिए कहा और देखा कि कैसे वह गोला नीचे सरक गया, कुछ ही पल बाद गहरे पानी की सतह को धीरे से छू गया। धीरे धीरे वह धुंधला हो गया और उसके भीतर छिपी पत्थर की आकृति दिखाई देने लगी। यहाँ आत्मा सागर के अंधेरे सन्नाटे में पत्थर की संख बिल्कुल एक मूर्ति की तरह लग रही थी। वह लगभग सनी जितनी ही लंबी थी और भूले हुए किनारे पर उसे जिन बाकी दुर्लभ प्राणियों का सामना करना पड़ा था, उनकी तुलना में वह छोटी लग रही थी। वह दिखने में भी अनोखी इंसानी थी। अगर उसकी गहरे भूरे रंग और पत्थर जैसी ग्रेनाइट त्वचा न होती तो सनी उस अजीब राक्षस को स्लीपर समझ लेता, बशर्ते वह उसके सुंदर काले कवच के पीछे से उसके शरीर का ज्यादा हिस्सा न देख पाता। इन विचित्र प्राणियों की प्रकृति एक रहस्य बनी हुई है। अध्याय 105, जीवित पत्थर। पहले सनी ने जीवित मूर्तियों को बस यही समझा था, दुष्ट आत्माओं द्वारा जीवित किए गए स्मारक। शापित शहर की सड़कों पर ऐसे कई भूत प्रेत घूमते थे। उदाहरण के लिए ब्लैक नाइट को ही लीजिए। सनी को लगभग यकीन था कि वह कमीना असल में सिर्फ एक कवच है जिसके अंदर एक प्रतिशोधी प्रेत कैद है। उसके पास कम से कम इस बात का कोई सबूत नहीं था कि उस हिलते डुलते स्टील के किले में कोई सचमुच का शरीर था। हालांकि अपनी आंखों के सामने स्टोन सेंट को मरते देखने के बाद उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह और ब्लैक नाइट अब एक जैसे हैं। समानताएं जरूर थीं, यहाँ तक कि उनके कवचों का डिजाइन भी कुछ कुछ मिलता जुलता था, मानो एक की उत्पत्ति दूसरे से हुई हो। लेकिन स्टोन वॉरियर का कवच कहीं ज्यादा पुराना लग रहा था, और फिर पत्थर के जीव के जख्मों से खून की बजाय माणिक्य की धूल बह रही थी। मूर्तियों में खून कब से आने लगा? ऐसा लग रहा था मानो इन अजीबोगरीब जीवों को अपने अजीबोगरीब जीवन रूप में जीने के लिए ही बनाया गया हो। जरा सोचिए, पत्थर के योद्धा किसी मरे हुए जीव से कहीं ज्यादा किसी काले जादू से जिंदा किए गए कृत्रिम जीवों जैसे लग रहे थे। चारों ओर रहस्य, रहस्य, रहस्य। शायद पाषाण संत का वर्णन करने वाले रून उसे कुछ उत्तर प्रदान करेंगे। इस बीच इको जिंदा हो रही थी। उसकी रत्नजड़ित आंखों में 2 मैजेंटा लपटें प्रज्वलित हो उठी। उसके कवच का पत्थर अचानक एक हल्की धातु की चमक से चमक उठा। उसकी ग्रेनाइट त्वचा की चिकनी सतह थोड़ी कम कठोर हो गई। चुपचाप अपना सिर घुमाते हुए संत ने अपने हेलमेट के छज्जे के संकरे छेद से सनी को देखा। चलो देखते हैं। उन्होंने रून्स पर ध्यान केंद्रित किया। प्रतिध्वनि, पत्थर संत, इको रैंक, जागृत, इको क्लास, राक्षस, इको विशेषताएं, बैटल मास्टर स्टेलवार्ट, दिव्यता का चिन्ह। सनी ने पलकें झपकाईं। दिव्यता का चिन्ह, ये तो उसके मूल गुण जैसा ही था। एक दुर्लभ प्राणी को अपनी दुष्ट भ्रष्ट आत्मा में दिव्यता के अंश लेकर घूमने का क्या काम? और इन अन्य विशेषताओं के साथ क्या? युद्ध मास्टर विशेषता विवरण, युद्ध के मैदान में जन्मे, स्टोन सेंट सभी प्रकार के युद्ध में कुशल हैं। दृढ़ विशेषता विवरण,
पत्थर संत सभी प्रकार की क्षति के लिए अत्यधिक प्रतिरोधी है, साथ ही मन और आत्मा के हमलों के लिए पूरी तरह से प्रतिरक्षित है। सनी ने हक्का बक्का होकर अपना सिर हिलाया। कोई आश्चर्य नहीं कि ये खामोश पत्थर के योद्धा इतने घातक थे। ये सचमुच एक तरह की हत्या करने वाली मशीनें थीं जिन्हें युद्ध के मैदान में ज्यादा से ज्यादा समय तक टिकने और ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया गया था। लेकिन इन्हें किसने बनाया था? गुणों को अकेला छोड़कर उसने अपनी निगाहें नीची कर ली और रून्स की अगली पंक्ति पढ़ी। प्रतिध्वनि का वर्णन अपने अंधेरे साम्राज्य की गुफाओं जैसे गलियारों में अज्ञात की आखिरी संतान ने अपने आक्रोश भरे हृदय में जलती आग को शांत करने के लिए उन्हें पत्थर से बनाया था। हालांकि वह आग और भी भड़कती गई। शांति लाने के लिए बनाए गए, लेकिन वे एक अंतहीन युद्ध में पैदा हुए। फिर से अज्ञात, या यूं कहें कि उनके बच्चे। ऐसा लग रहा था कि उसका सिद्धांत सही था। पाषाण संत या तो कोई कृत्रिम प्राणी था या किसी का वंशज। खैर, यह उससे पहले की बात है जब वह भ्रष्ट हुई थी। खैर, वह जो भी था जिसने सभी दुष्वप्न प्राणियों को, खासकर शापित शहर के प्राणियों को, भ्रष्ट कर दिया था। अब तो देवता भी यह नहीं बता पाएंगे कि वह वास्तव में क्या थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राक्षस तो राक्षस ही था। सनी को इस बात में ज्यादा दिलचस्पी थी कि पत्थर के योद्धा में जो दिव्यता के निशान थे वे उनके मूल रचयिता से आए होंगे, जो कम से कम आंशिक रूप से अज्ञात में से एक थे। इसका मतलब था कि अज्ञात वास्तव में देवताओं और स्वयं दिव्यता से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे, बिल्कुल रहस्यमयी विव की तरह। रून्स से नजरें हटाते हुए सनी ने अपनी बदली हुई आंखों से गतिहीन इको का अध्ययन किया। उसने जो देखा उसे देखकर उसकी गहरी मुस्कान आ गई। यादों की तरह इको का असली सार अनगिनत हीरे की डोरियों से बुना गया था, जो एक बेहद जटिल पैटर्न बनाती थी। बस इस मामले में ये पैटर्न और भी ज्यादा जटिल था, जिसने सनी द्वारा पहले देखी गई किसी भी चीज को बौना बना दिया था। पाषाण संत के शरीर के अंदर 2 अंगारे जल रहे थे, जो अनंत डोरियों के लिए लंगर का काम कर रहे थे। उनमें से एक उस जगह पर था जहां उसका हृदय होना चाहिए था, और दूसरा उसके पेट के निचले हिस्से में। सनी ने एक आंख बंद की और गौर से देखा, और वहां हीरे के धागों के चमकते पैटर्न के पीछे उसे एक और कहीं ज्यादा आदिम और अपरिष्कृत अदम्य धागों की प्रणाली दिखाई दी। वे इको के पत्थर के मांस को भेदते हुए मानव तंत्रिका तंत्र जैसे दिख रहे थे। ये तार भी हीरे के बने हुए लग रहे थे, लेकिन वे उतने अलौकिक नहीं थे। असल में वे पूरी तरह से भौतिक थे। सनी ने भौहें चढ़ाईं। समझ में आता है, समझ में आता है। रुको, कैसे समझ में आता है? स्मृतियां और प्रतिध्वनियां जादू से बनी थीं। वे कृत्रिम थीं। पत्थर की संत भी कृत्रिम थी, लेकिन कहीं ज्यादा सांसारिक अर्थों में। वह अज्ञात की एक संतान द्वारा बनाई गई थी, ठीक वैसे ही जैसे उसकी प्रतिध्वनि जादू से बनी थी। इसका क्या मतलब था कि स्टोन सेंट बनाने के लिए जिस तकनीक का इस्तेमाल किया गया था वह स्पेल में इस्तेमाल की गई तकनीक से अजीब तरह से मिलती जुलती थी, हालांकि तुलनात्मक रूप से यह बेहद आदिम लग रही थी। क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि यह मंत्र अज्ञात से आया था? सनी ने मुंह बनाया और सिर हिलाया। नहीं, नहीं। हालांकि यह एक ठोस सिद्धांत था, लेकिन इसकी पुष्टि या दूर दूर तक विश्वसनीय मानने के लिए जानकारी बहुत कम थी। उसे उस सच्ची कहानी को समझने से पहले और अधिक जानने और उजागर करने की जरूरत थी जिसने स्पेल, देवताओं, अज्ञात और उसके अपने जीवन को एक दुर्स्वप्नपूर्ण चित्रपट में जोड़ा था। लेकिन इसके लिए बाद में समय मिलेगा। इस समय उसके पास कुछ उतना ही दिलचस्प चीज थी। उस खूबसूरत पत्थर के राक्षस को आखिरी बार देखते हुए सनी ने एक घूंट भरा और अपने होंठ चाटे। फिर उसने डरते हुए कहा, चलो चलो ये करते हैं। एक कदम आगे बढ़ते हुए वह थोड़ा हिचकिचाया और फिर सावधानी से अपना हाथ स्टोन सेंट के कवच पर रख दिया, ठीक उस स्थान के सामने जहां उसकी स्पेल वीव का मुख्य नेक्सस स्थित था। उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि कवच पत्थर जैसा लग रहा था और छूने पर गर्म था। ऐसा लग रहा था मानो दुर्स्वप्न प्राणी की छाती के अंदर एक भयंकर लाल लौ जल रही हो। जैसे ही सनी ने इको को छुआ, उसके सामने हवा में रूनों की एक नई श्रृंखला प्रकट हो गई। प्रतिध्वनि को छाया में बदलें। वह झिझक रहा था, एक बार फिर चुनाव करने से डर रहा था। अगर इस प्रक्रिया से पत्थर का संत कमजोर हो गया या बेकार भी हो गया तो वह क्या करेगा? इस संभावना के बारे में न सोचते हुए सनी ने आह भरी और खुद को मजबूर करते हुए कहा, हाँ। आत्मा सागर में एक अदृश्य परिवर्तन हुआ, मानो कहीं से अचानक हवा का एक झोंका आ गया हो। शांत काला पानी मानो स्थिर भी था और बेचैनी से हिल भी रहा था। तभी ऊपर कहीं से अचानक दबाव आया।
सनी ने अपना सिर उठाकर देखा कि छाया केंद्र की गहराइयों से दो काली किरणें उतर रही हैं। उनमें से एक इको पर पड़ी, जबकि दूसरी उसकी पीठ के पीछे स्थिर खड़ी खामोश परछाइयों में से एक पर पड़ी, मानो उन्हें आपस में जोड़ रही हो। अंधेरे प्रकाश में नहाए हुए मृत पत्थर सन की छाया धीरे धीरे उसमें विलीन हो गई और फिर इको बदलने लगा। अध्याय 106 एक राक्षस का निर्माण। सनी की चौकस निगाहों के नीचे इको बदलने लगा। छाया केंद्र से गिरती रोशनी मानो पत्थर के प्राणी के शरीर में समा रही थी, जिससे वह एक गहरे रंग की आभा से चमक रहा था। उसके अभेद्य कवच के नीचे से धुंध के कण निकल रहे थे, धीरे धीरे उसमें विलीन हो रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो पत्थर का संत भूतिया काली ज्वाला में घिरा हुआ हो और ज्वाला उसे फिर से बना रही हो। उसके शरीर पर जो थोड़ा बहुत रंग था वह भी धुल गया और उसकी जगह सिर्फ अंधेरा छा गया। उसकी माणिक जैसी आंखों में बस दो लाल आग जल रही थी, जिनका रंग थोड़ा बदल गया था और वे और भी भयावह हो गई थी। बेशक ये सारे बदलाव सही तौर पर हो रहे थे। अगर वीवर के निषिद्ध वंश का एक हिस्सा पाने के लिए सनी को जो दर्दनाक बदलाव झेलना पड़ा था वह न होता तो उसे बस यही सब देखने को मिलता। हालांकि दिव्य रक्त की बूंद पीने की पीड़ा से उसकी आंखें बदल गईं और वह और भी बहुत कुछ देखने में सक्षम हो गया। सतह के नीचे इको का सार भी बदला जा रहा था, एक तरह से जो उसके बाहरी स्वरूप से कहीं अधिक मौलिक था। हीरे की डोरियों की बुनाई के लिए आधार का काम करने वाले चमकते अंगारे अपनी चमक खो चुके थे और छाया केंद्र की तरह ही पारदर्शी और खाली हो गए थे। हीरे की डोरियां गायब हो गई थीं, उनकी जगह अंधकार का सागर छा गया था। उस अंधकार का एक रूप था, एक आकृति जो पाषाण सन के शरीर की रेखाओं से बिल्कुल मेल खाती थी। ऐसा लग रहा था मानो अब एक जीवित छाया उसमें निवास कर रही थी, जो उस भूमिका को छीन रही थी जो कभी जादुई तारों के पैटर्न द्वारा निभाई जाती थी। हालांकि यह नया जीव दिखने में मूल इको जैसा ही था, लेकिन यह एक बिल्कुल अलग तरह का जीव था। सनी ने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। आखिरकार यह उसके पहलू द्वारा बनाया गया था। इस बीच परिवर्तन की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में पहुंच रही थी। छाया कोर द्वारा डाली गई अंधकार में प्रकाश की किरण लुप्त हो रही थी, उसका प्रतिबिंब शांत समुद्र के शांत जल में डूब रहा था। काली लपटें संत के पत्थर जैसे कवच द्वारा पूरी तरह से अवशोषित हो चुकी थीं और उनकी चिकनी ग्रेनाइट त्वचा की गहरी चमक के साथ लुप्त हो गई थी। सनी ने पत्थर की संत को देखा। चमकहीन काले कवच में लिपटी छज्जे की गहरी परछाइयों में जलती हुई दो माणिक्य की लिपटों के साथ वह शुद्ध अंधकार का अवतार लग रही थी, एक महान दानव जिसे नरक की गहराइयों से स्वर्ग के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के लिए भेजा गया हो। हालांकि सबसे ज्यादा बदलाव उसकी उपस्थिति ने किया। पहले इको उसे एक खोखला खोल, एक जादुई औजार जैसा लगता था, न कि कोई वास्तविक प्राणी। लेकिन अब उसकी लाल आंखों में रहस्यमय इच्छाशक्ति के संकेत थे, एक सूक्ष्म आभास था कि उसकी अंधकारमय आत्मा में कहीं गहराई में चेतना की एक नवजात चिंगारी जल रही है। या फिर जो भी हो, उस भयावह राक्षस के पास आत्मा के बजाय कुछ था। यह एक छाया थी। जैसे ही यह विचार सनी के मन में आया, आत्मा सागर के काले पानी के ऊपर मंत्र की धीमी परिचित आवाज गूंज उठी। आपने एक छाया राक्षस बनाया है, पत्थर संत। तारानकन तारानकन तारानकन। ये शब्द सुनकर सनी मुस्कुराया। हालांकि एक पल बाद ही उसके होंठों से मुस्कान गायब हो गई और उसकी जगह ही एक दर्द भरा भाव आ गया। अब प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसे अपने पूरे शरीर में एक सूक्ष्म शून्यता का एहसास हुआ। उसे कमजोर महसूस हुआ। स्वछाया खंडों का खो जाना आखिरकार अपना असर दिखा रहा था। उसे शक था कि उन्हें इस तरह खर्च करने से शक्ति संचय की वह प्रक्रिया उलझ जाएगी जो पिछले कुछ महीनों से उसे खाए जा रही थी, लेकिन फिर भी यह एक अप्रिय एहसास था। वह भूल भुलैया के माध्यम से यात्रा के दौरान की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली था। हालांकि उसकी कुछ शारीरिक शक्ति स्पष्ट रूप से समाप्त हो गई थी, जिससे उसे पश्चाताप की कड़वी भावना महसूस हुई। नहीं नहीं, वह जानता था कि ऐसा होगा, और फिर भी उसने प्रयोग जारी रखने का निर्णय लिया। इसका इतना मूल्य तो था। अपनी शारीरिक स्थिति में आए बदलाव को भूलकर सनी अपनी परछाई के चारों ओर घूमता रहा और उसे अलग अलग दिशाओं से देखता रहा। पाषाण संत की आंखें चुपचाप उसकी हरकतों पर नजर रख रही थीं और शांत समुद्र की काली सतह से लाल रोशनी की झलकियां बिखेर रही थीं। ये तो कमाल है। मुझे आश्चर्य है कि वह क्या कर सकती है। रूनों को बुलाते हुए सनी ने तुरंत देखा कि उसके इकोस का वर्णन करने वाले रूनों के ठीक नीचे एक नया समूह चमक रहा था। छाया, पत्थर संत। अपने नए पालतू राक्षस के बारे में अधिक जानने के लिए उत्साहित सनी अपना ध्यान रूनों पर केंद्रित करने ही वाला था, लेकिन फिर रुक गया और थोड़ा शर्मिंदा होकर अपनी ही परछाई की ओर देखने लगा। ओह, माफ करना,
कैसा लग रहा है दोस्त? तुम्हें ओह पता है, जलन या कुछ और तो नहीं हो रहा? साय ने नजरें फेर ली और ऐसे दिखावा किया जैसे वह उसे जानता ही नहीं। अपनी सेवा में एक नए साय के आने से वह बेपरवाह लग रहा था, हालांकि इस नए साय का नाम बड़े अक्षरों में लिखा था। खैर, मैं बस इतना कहना चाहता था कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं अब भी तुम्हारी बहुत कद्र करता हूँ। भले ही स्टोन सेंट अपनी तलवार से ताकतवर राक्षसों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट सकती है, लेकिन तुम अब भी एक बेकार, ओह, एक अविश्वसनीय रूप से सक्षम स्काउट और मेरी सबसे भरोसेमंद साथी हो, फिर भी मैं तुम्हारी कद्र करता हूँ। हाँ, वह कुछ देर तक छाया को घूरता रहा और जब उसने देखा कि उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो वह मुंह फेर लिया। इस आदमी को अपना खेल बेहतर करना चाहिए। हाँ, रूल्स पर ध्यान केंद्रित करते हुए सनी ने छाया का वर्णन याद किया और पढ़ा। छाया, पत्थर संत, छाया रैंक, जागृत, छाया वर्ग, राक्षस, छाया विशेषताएं, युद्ध मास्टर स्टेलवार्ट, दिव्यता की चिंगारी। सनी ने पलकें झपकाईं। ऐसा लग रहा था जैसे स्टोन सेंट का दिव्य गुण उसके अपने गुणों से मेल खाने के लिए विकसित हो गया था। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि वह उसका स्वामी था? यह एक सुखद आश्चर्य था। हालांकि उसे अभी भी समझ नहीं आया कि वह पहले से कितनी अलग थी। भौहें चढ़ाकर वह चमकते हुए रूनों को देखता रहा। छाया विवरण। छाया संत को विश्वासघाती लॉस्ट फ्रॉम लाइट द्वारा फॉरगॉटन शोर के शापित अंधेरे में बनाया गया था। फिर से ये सारा विश्वासघात वाला मामला। क्या मुझे कोई और उपाधि मिल सकती है ना? लेकिन अगले ही पल वह इस छोटी सी निराशा को भूल गया, क्योंकि रून्स की अगली पंक्ति ने उसे कुछ ऐसा दिखाया जो वाकई अप्रत्याशित था। विवरण के ठीक नीचे रूनों का एक परिचित सेट हवा में चमक रहा था। छाया टुकड़े 0/200। अध्याय 107 बढ़ती छाया। सनी हैरान होकर रून्स को देखता रहा। तभी अचानक उसकी आंखों में समझ की एक रोशनी चमक उठी। आखिरकार उसे समझ आ गया कि प्रतिध्वनि और छाया में मुख्य अंतर क्या है। ये वास्तव में बहुत सरल था। ये प्रतिध्वनियां उन जीवों की प्रतिकृति मात्र थीं जो उन्हें पीछे छोड़ गए थे। वे उनकी छवि में ढल गए थे और कभी नहीं बदले, अपनी मृत्यु के समय भी मूल प्रत्ययों जैसे ही रहे। हालांकि परछाइयां अलग थीं। आखिरकार वे स्वभाव से ही चंचल थीं और वातावरण के अनुसार हमेशा अपना रूप और आकार बदलती रहती थीं। इसलिए परछाई भी कुछ हद तक बदलने में सक्षम थी। यह विकास करने में सक्षम था। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। दुर्स्वप्न जीवों का वध करके वह उनके छाया अंशों को अवशोषित करने और अधिक शक्तिशाली बनने में सक्षम हो गया। अंततः उसका छाया केंद्र विकसित होना ही था, निष्क्रिय से जागृत। और उससे भी आगे, इस विकास के साथ शक्ति में जो उछाल आया वह बेजोड़ था। माना कि उसे इस प्रक्रिया की बारीकियों के बारे में कुछ पता नहीं था, और यह भी नहीं कि एक इंसान होने के नाते वह स्वप्न लोक से वास्तविक दुनिया में लौटने के बाद ही जागृत हो सकता था, जो इस ईश्वर विहीन जगह में असंभव था। उसे ये भी नहीं पता था कि अगर वह रूनों द्वारा मांगे गए 1000 छाया अंशों को इकट्ठा करने में कामयाब हो भी गया तो क्या होगा। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, अगर वह जागृति के मार्ग पर आगे बढ़ता रहा तो अंततः उसकी स्मृतियां और प्रतिध्वनियां उससे आगे निकल जाएंगी, जिससे वे समान स्तर के शत्रुओं के सामने कमजोर और बेकार हो जाएंगी। फिर उसे उन्हें त्याग कर उपयुक्त प्रतिस्थापन ढूंढने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, और इस बात की कोई गारंटी नहीं कि वह वास्तव में सफल होगा। यादों के मामले में यह समस्या उतनी गंभीर नहीं थी, क्योंकि उन्हें पाना अपेक्षाकृत आसान था। हालांकि प्रतिध्वनियां बेहद दुर्लभ थीं। एक बार जब कोई प्रतिध्वनि इतनी कमजोर हो जाती थी कि वह अपने मालिक के साथ नहीं रह पाती थी, तो उसे बदलना बेहद मुश्किल काम होता था। लेकिन परछाइयां उसके साथ बढ़ने में सक्षम थीं, और जैसे जैसे वह और शक्तिशाली होता गया, वे भी उतनी ही शक्तिशाली होती गईं। जब तक सनी मेहनत करने को तैयार था, उसकी परछाई कभी पीछे नहीं हटती थी। इस साधारण गुण ने जो संभावनाएं खोलीं, वे सचमुच अनंत थीं। ये भविष्य के लिए उसकी योजनाओं को पूरी तरह से बदलने के लिए पर्याप्त था। अतीत में सनी हमेशा खुद को युद्ध के मैदान में मुख्य शक्ति के रूप में देखता था, और केवल यादों और एक दो आवारा एकों पर निर्भर रहता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उच्च रैंक और वर्ग की प्रतिध्वनियां मिलना अकल्पनीय रूप से कठिन था। हालांकि स्मृतियों की तुलना में ये बहुत दुर्लभ थीं, फिर भी कई सुप्त प्रतिध्वनियां मौजूद थीं, और काफ़ी संख्या में जागृत प्रतिध्वनियां भी। ये मुख्यतः गुरुओं और संतों के बीच साझा की जाती थीं, जो इन रैंकों के दुर्स्वप्न प्राणी को तुलनात्मक रूप से आसानी से हराने में सक्षम थे। लेकिन पतित और भ्रष्ट राक्षसों के खिलाफ लड़ाई, और उससे भी ज्यादा भयानक, कभी आसान नहीं होती। इसलिए
उनकी प्रजाति के जीवों को मारने के बाद इतनी ट्रॉफियां वापस नहीं मिलती थीं कि ऊंचे दर्जे की इको पाने का विचार भी संभव हो सके। सभी के लिए सनी को छोड़कर वह कमजोर राक्षसों का वध कर सकता था, कमजोर प्रतिध्वनियां प्राप्त कर सकता था और फिर उन्हें अजेय वध करने वाले जानवरों में बदल सकता था। संभाव्यता और भक्ति संभावनाओं के नियमों से बंधे बिना वह धीरे धीरे अपने लिए युद्ध लड़ने के लिए शक्तिशाली छायाओं की एक सेना तैयार कर सकता था और फिर कॉकटेल की चुस्कियां लेते हुए सुरक्षित दूरी से उन्हें अपने दुश्मनों का नाश करते हुए देख सकता था। ओह, यही तो अमीर लोग पीते थे, है ना? ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि राक्षसों को अपनी रैंक बढ़ाने के लिए दुष्वप्न पार करने की जरूरत नहीं थी। कम से कम सनी को तो इसकी जानकारी नहीं थी। सच कहूं तो उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि दुष्वप्न जीव अपने मूल कैसे विकसित करते हैं। कारापेस दानव सिर्फ आत्मा वृक्ष के फल खाकर और धीरे धीरे बड़ी मात्रा में आत्मासार को अवशोषित करके ही ठीक ठाक काम चला रहा था। किसी भी स्थिति में ये संभावना थी कि वह छाया संत को उससे कहीं अधिक शक्तिशाली बनाने में सक्षम हो सकेगा, जितना वह स्वयं भूले हुए तट पर बनने का अवसर प्राप्त कर सका था। शायद इतना शक्तिशाली भी कि यहाँ उसका जीवन सचमुच सहनीय हो जाए। अपनी आंखों में उत्साह भरी चमक के साथ छाया की ओर देखते हुए सनी कान से कान तक मुस्कुराया। दोस्त, तुम और मैं मिलकर महान कार्य करने जा रहे हैं। यदि उसकी अपनी परछाई अभी तक उसके हृदय में अपनी जगह के बारे में चिंतित नहीं है, तो अभी से उसके बारे में चिंता करना बुद्धिमानी होगी। तारानकन तारानकन तारानकन। अब सनी के मन में ये प्रश्न घूम रहा था, आखिर वह छाया संत को टुकड़े कैसे खिलाएगा? अगर वह अपनी कुछ शक्ति उसे हस्तांतरित कर पाता तो बिना किसी हिचकिचाहट के ऐसा कर देता, भले ही इससे उसकी व्यक्तिगत शक्ति और भी कम हो जाती। हालांकि ऐसा करने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। रूनों को देखने, मूक पत्थर के प्राणी को छूने या मंत्र से बात करने की किसी भी कोशिश से काम नहीं चला। सनी ने अपनी परछाई से भी सलाह मांगी, लेकिन वह बात करने के मूड में नहीं था। उसके भावहीन काले चेहरे पर हर तरफ तिरस्कार भरा शब्द गद्दार लिखा हुआ था। कम से कम सनी ने तो यही पढ़ा होगा जब उसे चुप रहने का सामना करना पड़ा। उत्साह में उसे याद ही नहीं रहा कि वह परछाई शारीरिक रूप से बोलने में असमर्थ थी। अपने सिर के पीछे खुजलाते हुए सनी ने आत्मा सागर के चारों ओर चक्कर लगाया और चुपचाप रहने वाले पत्थर के राक्षस के अंदर कुछ छाया के टुकड़े भरने का एक उचित तरीका खोजने की कोशिश की। खैर, सबसे स्पष्ट उत्तर यही है कि जाओ और उसे कुछ दुष्वप्न जीवों को मारने दो। हालांकि क्या ये काम करेगा? जब मेरे वफादार मेहतर ने कुछ मारा तो वह मैं था जिसे टुकड़े मिले, उसे नहीं। रुको, उसे क्या? कैसी ने मुझे हर चीज में मानवीय गुण डालने की अपनी बचकानी इच्छा से संक्रमित किया था। उसे नहीं, उसे, यह मैं था, उसे नहीं। ठीक है, ये बेहतर है। रुको, मैं किस बारे में बात कर रहा था? बाहर की दुनिया पर नजर डालते हुए सनी ने भौहें चढ़ाईं। वहां अभी दिन था। आमतौर पर अब तक वह गहरी नींद में सो चुका होता। दिन में बाहर निकलना खतरनाक था। उसे परछाइयों से बाहर निकलना पड़ता ताकि हर तरह की भयावहता उसे देख सके। वह इस नर्क में इतने लंबे समय तक इसलिए बच पाया क्योंकि वह बेहद सतर्क, काया था और सिर्फ रात में ही शिकार करता था। ये सबक सीखने के लिए उसने कठोर कीमत चुकाई और इस प्रक्रिया में लगभग अपनी जान गंवा दी। लेकिन फिर भी क्या उसे यह जोखिम उठाना चाहिए? अध्याय 108 टेस्ट डमी। अभी भी अनिर्णित, सनी ने पत्थर के संत को विदा कर दिया। वह ये देखने के लिए उत्सुक था कि क्या सुप्त छाया एको की तरह प्रकाश का एक गोला बन जाएगी। हालांकि उसने ऐसा नहीं किया। जैसे ही उसने आदेश दिया, पत्थर के प्राणी का अलंकृत कवच तुरंत काली ज्वाला में समा गया और एक भूतिया हवा के झोंके के साथ वह गायब हो गई। ऐसा लग रहा था मानो छाया उस छाया केंद्र की गोद में लौट गई हो जिसने उसे बनाया था और अब उसकी गहराइयों में सो रही थी, पोषण देने वाली काली ज्वालाओं की अदृश्य लहरों में नहा रही थी। सनी ने अपने सिर के पिछले हिस्से को खुजलाया तो साए सचमुच उसकी आत्मा की गहराई में बस गए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस बारे में कैसा महसूस करे, लेकिन उसे लगा कि यह अजीब तरह से सही था। आखिरकार वह स्वयं भी छाया का बच्चा था। एक विचारमग्न आह भरते हुए सनी सोल सागर से बाहर आया और अपने गुप्त ठिकाने के चारों ओर देखने लगा। खंडहर हो चुके गिरजाघर के बाहर शापित शहर के ऊपर सूरज चमक रहा था, लेकिन उसकी कोई भी किरण इस शांत गुप्त कक्ष तक नहीं पहुंच पा रही थी। सनी को शक था कि बहुत पहले ये गुप्त कक्ष एक पूजनीय युवा पुजारिन का निजी कक्ष हुआ करता था जो इस मंदिर में पवित्र अनुष्ठान करती थी। उसे उसकी कुछ चीजें उस साधारण अलमारी में मिली थी जो एक पत्थर के पैनल के पीछे छिपी हुई थी,
जो हजारों साल बीत जाने के बावजूद, शहर के अंधकार के अभिशाप में डूब जाने के बावजूद किसी तरह अपनी मूल स्थिति में सुरक्षित थी। अगर उनके लिंगों में दुखद असमानता न होती तो उसके पास पहनने के लिए कपड़ों का एक पूरा संग्रह होता, बजाय इसके कि वह हर पल वही पुराने कठपुतली के कफन में लिपटा रहे। 5वीं श्रेणी का कवच भी कितनी मारपीट झेल सकता था, इसकी एक सीमा थी। फिर भी एक तरह से वह भाग्यशाली था, कम से कम उसका कवच मुलायम कपड़े का बना था। अगर उसे प्लेट कवच या जंग लगे चेनमेल का सूट पहनना पड़ता तो स्थिति और भी बदतर होती। बेशक उस पुजारिन ने अपने निजी कमरे में घुसने के लिए वही असाधारण तरीका नहीं अपनाया था। दरअसल कमरे के बाहर एक दरवाज़ा था जो एक छिपे हुए गलियारे में जाता था, जो एक संकरी सीढ़ी पर खत्म होता था। हालांकि सीढ़ियां बहुत पहले ही ढह चुकी थीं और पीछे सिर्फ एक गहरा सीधा गड्ढा ही बचा था। सनी के लिए यही भागने का रास्ता था, ताकि अगर कोई या कोई चीज़ उसकी मान तक पहुंच जाए तो वह बच सके। शानदार लकड़ी की कुर्सी से उठकर सनी थोड़ी देर इधर उधर टहलता रहा और फिर एक अस्थायी चूल्हे के नीचे आग जलाकर देर रात का खाना बनाने की योजना बना रहा था। नारंगी लपटें छिपे हुए कमरे को रोशन कर रही थीं, जिससे उसकी दीवारों पर परछाइयां नाच रही थीं। ओह ठीक है, मुझे कभी ताज़ा मांस नहीं मिला। सालों पुराने सफ़ेद दाग मिटाने का सरल तरीका, जो है बिल्कुल नेचुरल। हर्बल व्हाइट मार्क किट, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। रात इतनी घटनापूर्ण थी कि वह अपने शिकार का प्रारंभिक उद्देश्य पूरी तरह से भूल गया था। मांस के आखिरी कुछ टुकड़ों को ग्रिल पर रखकर उसने उन पर नमक छिड़का और फिर से आह भरी। बस बाहर निकलकर पास के दुर्लभ प्राणी से लड़ने की इच्छा हर मिनट और भी आकर्षक होती जा रही थी। नहीं नहीं नहीं, ऐसे ही तो मरोगे। इन मोहक विचारों से खुद को विचलित करने के लिए सनी ने स्टोन सेंट को भौतिक दुनिया में बुलाने और उसकी गुप्त मान की सुरक्षा में कुछ प्रयोग करने का फैसला किया। खड़े होकर उसने छाया को प्रकट होने की इच्छा व्यक्त की। गुप्त कक्ष गहरे साए में डूबा हुआ था। उसका अपना कक्ष उनमें से एक में छिपा था, ठंडी पत्थर की दीवार पर अपनी बाहें क्रॉस करके खड़ा था। सनी की दृष्टि में वह गहरे काले रंग से बनी एक छाया रेखा जैसा दिखाई दिया। आमतौर पर एक प्रतिध्वनि अनगिनत चलती रोशनी की चिंगारियों से बुनी हुई समनकर्ता के सामने प्रकट होती थी, लेकिन पाषाण संत का प्रवेश द्वार बिल्कुल अलग था। हवा से प्रकट होने के बजाय वह एक भयावह अंधेरे योद्धा की तरह उसकी छाया से बाहर निकली। अंधेरे में लिपटी उसकी सुंदर आकृति खतरे और अशुभता का आभास दे रही थी। पहले छाया की गहराई में 2 माणिक्य आंखें प्रज्वलित हुईं, फिर अंधकार जीवंत हो उठा और आगे बढ़कर एक घातक पत्थर के राक्षस का रूप धारण कर लिया। उसके पत्थर जैसे सोलेरेट का तला जोरदार आवाज के साथ जमीन से टकराया और एक क्षण बाद छाया संत अपने कमरे के बीचों बीच खड़ा था। उसका हाथ उसकी तलवार की मूठ पर टिका हुआ था। सनी ने मुंह बनाया, उसे हल्का सिरदर्द महसूस हो रहा था। तो परछाई में छिपी थी और फिर परछाई से निकलकर उसके साथ परछाई में खड़ी हो गई। अब ये बात काबू से बाहर होने लगी है। मुझे वाकई बेहतर शब्दावली ढूंढनी होगी। उसे लगा कि यह एक गंभीर समस्या है, लेकिन उसके दिमाग में कोई उपयुक्त शब्द नहीं आया। खामोश दोनों की तरफ देखते हुए सनी ने झिझकते हुए पूछा, कोई राय? अफसोस की बात है कि उसकी परछाई और उसकी परछाई दोनों ही मूक थे और चाहकर भी अपनी राय जाहिर नहीं कर पा रहे थे। बिना किसी मदद के सनी ने आह भरी। ठीक है, मैं बाद में कुछ सोचूंगा। अभी देखते हैं कि तुम क्या करने में सक्षम हो। अपनी परछाई को बुलाकर उसने खुद को उसकी आरामदायक बाहों में लपेट लिया और पत्थर की संत का सामना किया, उसकी ताकत परखने की तैयारी में। गहरी सांस लेते हुए उसने ध्यान केंद्रित किया और उस भयानक राक्षस को आदेश दिया, मुझ पर प्रहार करो। सनी को उम्मीद थी कि शैडो एक पल के लिए हिचकिचाएगा, शायद उसे अपने मालिक पर हमला करने के लिए किसी समझाने बुझाने की जरूरत भी पड़ेगी। लेकिन स्टोन सेंट ने बिना कुछ सोचे समझे तुरंत आगे झुककर उसकी छाती पर घूंसा मार दिया। साए से बड़ी अपनी शारीरिक शक्ति के बल पर सनी को पूरा यकीन था कि वह जागे हुए राक्षस के एक वार को कम से कम कुछ हद तक झेल सकता है। हालांकि वह गलत था, तो बहुत गलत है। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, कवच से ढंका पत्थर का मुक्का उसकी पसलियों में जा लगा, जिससे सनी को ऐसा लगा जैसे उसे किसी ट्रेन ने टक्कर मार दी हो। अगले ही पल उसने खुद को जमीन पर पड़ा पाया। चारों ओर टूटी हुई लकड़ियों के ढेर लगे हुए थे। ओह नहीं, मेरी कुर्सी! वह शानदार कुर्सी गायब हो गई थी। उसकी पीठ के धक्के से बेरहमी से टुकड़ों और जलाऊ लकड़ी में बदल गई थी। उसे बचाना बिल्कुल नामुमकिन था। सनी की पीठ की हालत भी ज्यादा अच्छी नहीं थी।
कराहते हुए पेट के बल लेटते हुए सनी ने पत्थर के फर्श पर थोड़ा सा खून थूका और कमजोरी से अपना एक हाथ उठाकर शैडो सेंट को अंगूठा दिखाया। उफ, अच्छा, शाबाश, 10 में से 10, बिल्कुल। बकवास, इससे सचमुच बहुत दर्द होता है, जैसा कि मैंने सोचा था। सुंदर पत्थर के शूरवीर पर एक चोरी भरी नजर डालते हुए उसने मुस्कुराहट निकाली और खड़े होने की कोशिश की। मुझे लगता है कि मुझे भविष्य के प्रयोगों के कुछ विवरणों में संशोधन करने की आवश्यकता है। इसके बाद सनी स्टोन सेंट को छाया से बढ़ाने की योजना बना रहा था, इससे पहले कि वह उस पर दोबारा हमला करे। हालांकि दोबारा सोचने पर उसकी शक्ति को मापने के बेहतर तरीके भी थे। अध्याय 109 आत्मीय साथी। सनी लड़खड़ाते हुए जमीन से उठा और फिर से उस कामचलाऊ ग्रिल के नीचे जल रही आग के पास पहुंचा। निश्चल पत्थर के शूरवीर की ओर देखते हुए उसने थोड़ा और खून थूका और कराह उठा। जैसे ही भुने हुए मांस की मनमोहक सुगंध हवा में फैली, ब्लडवीव अपने शरीर की मरम्मत में जुट गया। जब तक उसका खाना तैयार हुआ, सनी बिना किसी परेशानी की सांस ले पा रहा था। मांस को अपनी बहुमूल्य वस्तु शानदार चांदी की प्लेट पर रखकर सनी ने खाना तैयार किया। भूले बिसरे तट पर प्लेटों जैसी साधारण रोजमर्रा की जरूरतें जादुई तलवारों और जादुई कवचों से भी ज्यादा दुर्लभ थीं। पूरे शापित शहर में केवल गनलॉग और उसके 5 लेफ्टिनेंट ही सनी जितनी शालीनता से भोजन कर पाते थे। माना कि उसे इस पूरी जगह में अभी तक एक भी चॉपस्टिक नहीं मिली थी। चम्मच जैसी तकनीकी रूप से उन्नत चीज तो दूर की बात है। बेशक सनी खुद भी एक चॉपस्टिक बनाने की कोशिश कर सकता था, लेकिन वह एक जैसी बात नहीं थी। छाया संत अपनी जलती हुई मानिक जैसी आंखों से चुपचाप उसे देख रही थी। उसकी रहस्यमयी निगाहों से असहज महसूस करते हुए सनी ने अपनी प्लेट पर फिर उस खतरनाक पत्थर की जीभ पर नजर डाली। ओह, तुम्हें कुछ चाहिए? उसने मांस का एक टुकड़ा उठाया और उसे उस मौन राक्षस की ओर बढ़ाया। हालांकि पत्थर के संत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। ठीक है, जो आपकी मर्जी। प्राउलिंग थॉर्न को रसोई के बर्तन की तरह इस्तेमाल करते हुए सनी ने उसमें हाथ डाला और किसी भूखे जानवर की तरह रसीले मांस को चट कर गया। आसपास एक भी इंसान न होने के कारण उसने खाने के तौर तरीकों की जरा भी परवाह नहीं की। ओह, यही तो जीवन है। उसका हमेशा भूखा रहने वाला बाहरी मन इस शानदार दावत को देखकर सचमुच चौंक जाता। यह असली मांस था, उसने खुद ही इसे शिकार करके तैयार किया था। और तो और उसे लगभग हर दिन इसी तरह के शानदार खाने का आनंद मिलता था। बेशक वह असली मांस एक राक्षस के घृणित आतंक से आया था, लेकिन ये तो बस छोटी छोटी बातें थीं। गहरी संतुष्टि के भाव से आखिरी टुकड़ा चबाते हुए सनी ने सोच विचार कर पत्थर के संत की ओर देखा। अब आगे बढ़ने का समय आ गया था। इससे पहले वह ये देखना चाहता था कि क्या उसके पहलू की विभिन्न शक्तियों के बीच कोई संभावित तालमेल है, यानी क्या छाया नियंत्रण द्वारा प्रदान की गई वृद्धि को परछाइयों पर लागू किया जा सकता है। सनी जानता था कि उसकी छाया उसके शरीर, उसकी यादों और कम प्रभाव के साथ विभिन्न निर्जीव वस्तुओं को बढ़ाने में सक्षम है। हालांकि यह अन्य मनुष्यों और उनकी स्मृतियों को, साथ ही सनी के अलावा किसी भी जीवित प्राणी को बढ़ाने में असमर्थ था। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए उसने नेफिस और कैसी के साथ अपनी यात्राओं के दौरान गुप्त रूप से इसका परीक्षण किया था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे इकोस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन छाया के बारे में क्या? मानसिक आदेश देते हुए सनी ने अपनी परछाई को स्टोन सेंट की दिशा में भेजा और अपनी सांस रोक ली। पानी की तरह बहते हुए उस साय ने चुपचाप उस मूर्तिनुमा राक्षस को अपनी काली आगोश में जकड़ लिया। फिर मानो वह दृश्य हो गया, मानो उस अंधकार में शूरवीर के पत्थर के मांस में समा गया हो। एक क्षण बाद स्टोन सेंट की मानिक आंखें लाल आग से धधक उठी। उसकी चिकनी ग्रेनाइट त्वचा एक बार फिर गहरे रंग की आभा से चमक उठी। उसके पत्थर जैसे कवच के नीचे से भूतिया धूसर कोहरे की धुंधली लपटें नाचती हुई लिपटों की तरह रिस रही थीं। अचानक ऐसा लगा जैसे उस छिपे हुए कमरे का तापमान कुछ डिग्री गिर गया हो। उस खतरनाक जीव के चारों ओर की परछाइयां बढ़ती हुई गहरी और गहरी होती जा रही थीं, मानो असीम खाली कालेपन से सिली हुई एक विशाल चादर हो। सुंदर पत्थर की संत हमेशा खतरनाक और घातक दिखती थी, लेकिन अब वह पूरी तरह से डरावनी थी। छाया संत द्वारा उस पर दोबारा प्रहार किए बिना भी सनी समझ गया कि प्रयोग एक जबरदस्त सफलता के साथ समाप्त हुआ। ये स्पष्ट था कि उसकी दोनों प्रकार की परछाइयां वस्तुतः एक दूसरे के लिए ही बनी थी। उसकी शक्ति कम से कम दोगुनी हो गई थी। थोड़ा नाराज होकर उसने नीचे देखा और आह भरी। छाया लगाते समय वह मुझसे ज्यादा कूल क्यों लग रही है? क्या उल्टा नहीं होना चाहिए? मैं यहाँ सच्ची दिव्य छाया हूँ।
मेरी रहस्यमयी शीतलता का आभामंडल कहाँ है? सनी ने सिर हिलाते हुए अपनी कमजोरी पर अफसोस जताया और साथ ही खुद को इतने स्टाइलिश मॉन्स्टर का मालिक बनने पर बधाई भी दी। तकनीकी तौर पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसकी परछाइयां कैसी दिखती हैं, बस वे शक्तिशाली थीं। हालांकि वह मन ही मन खुश था कि उसकी पहली परछाई न सिर्फ शक्तिशाली थी, बल्कि देखने में भी बेहद खूबसूरत थी। राक्षसों को मारना बहुत अच्छा था, लेकिन अच्छे दिखते हुए राक्षसों को मारना और भी बेहतर था। रुको, अगर वह मेरी परछाई का उपयोग कर सकती है, तो और क्या उपयोग कर सकती है? अचानक उत्तेजित होकर सनी ने आखिरकार उस आधे भूले हुए मांस के टुकड़े को निगल लिया और पत्थर के संत को विदा कर दिया। फिर उसने अपना नजरिया बदलकर आत्मा सागर की ओर देखा और उसे फिर से बुलाया। इस बार उसके अंदर काली लपटों के बवंडर में छाया प्रकट हुई और शांत समुद्र के स्थिर जल पर निश्चल खड़ी हो गई। उसकी रहस्यमयी माणिक्य आंखें उसके पत्थर के हेलमेट के संकरे छज्जे से उसे घूर रही थीं। बिना समय बर्बाद किए सनी ने छाया कोर के चारों ओर चक्कर लगा रहे प्रकाश के गोलों की ओर देखा। क्या होगा अगर मैं उसे वास्तविक यादें दे सकूं? क्या चुने? वह बेहद ताकतवर थी और अपनी गोल ढाल चलाने में माहिर थी, तो क्या यह मान लेना तर्कसंगत नहीं था कि टावर ढाल उसके लिए और भी ज्यादा उपयुक्त होगी? संयोग से उसके पास एक टावर ढाल थी। सनी ने उस स्मृति को बुलाया जो उसे शापित शहर की सड़कों पर हुई एक लड़ाई में मिली थी। यह एक बड़ी चौकोर मीनार जैसी ढाल थी जो लगभग उसकी ही ऊंचाई की थी। ये चीज इतनी भारी और बेढंगी थी कि युद्ध में इस्तेमाल करना मुश्किल था, कम से कम सनी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। इसके अलावा उसके पास एक ताची भी थी जो दोनों हाथों में पकड़ने पर ही अपनी पूरी क्षमता से काम कर सकती थी। भारी ढाल को पकड़कर सनी छाया संत के पास गया और आशा भरी मुस्कान के साथ उसे सौंप दिया। लो, ये लो। ओह कृपया। छाया ने कुछ क्षणों तक उसे घूरा, फिर अपना सिर नीचे किया और टावर की ढाल पर नजर डाली। आओ, ले लो। उसका दिल थोड़ा सा धड़क उठा जब उस मूर्तिनुमा प्राणी ने धीरे से अपने हाथ ऊपर उठाए और अपने पत्थर के दस्ताने से मेमोरी को पकड़ लिया। हाँ, ये सही है। अब इसका उपयोग करो। पत्थर के संत ने आज्ञाकारी होकर ढाल को उसकी छाती तक ले आया और फिर उसे तोड़ दिया। सनी ठिठक गया, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। आपकी स्मृति नष्ट हो गई है। उद्धरण ... क्या? टूटी हुई स्मृति के टुकड़े प्रकाश की छोटी छोटी चिंगारियों की नदी में बदल गए, ठीक वैसे ही जैसे कवच मेहतर और नीला ब्लेड की प्रतिध्वनि हमेशा के लिए गायब होने से पहले हो गई थी। मेरी टावर ढाल। सनी को अपने दिल में दुख का एक तेज खंजर चुभता हुआ महसूस हुआ। हाँ, वो ढाल उसके किसी काम की नहीं थी, लेकिन असल दुनिया में तो वो कितने पैसों में बिकेगी। आखिर इस शैतानी चीज को उसे तोड़ना ही क्यों पड़ा? क्यों? क्या उसकी खूबसूरत कुर्सी ही काफी नहीं थी? वह उन नन्ही चिंगारियों को घूरता रहा, मानो रोना चाहता हो। लेकिन एक पल बाद उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, क्योंकि चिंगारियों की नदी गायब नहीं हुई, बल्कि वो पत्थर के संत के शरीर के चारों ओर चक्कर लगाती रही और फिर अचानक उसमें से बहकर दो धाराओं में बंट गई। फिर हर धारा राक्षस के शरीर के अंदर छिपी जीवित छाया की गहराई में जलते हुए एक काले अंगारे में समा गई। सनी ने पलकें झपकाईं। पत्थर संत अधिक शक्तिशाली हो गया है। अध्याय 110 स्मृति चिन्ह। सनी अचंभित होकर छाया संत को देखता रहा। टावर शील्ड के टूटने से उपजी भावनाओं का तूफान अभी भी उसके दिल को झकझोर रहा था, लेकिन अब उतनी ही गहरी भावना धीरे धीरे उसके सीने में उमड़ रही थी। ये सब कैसे समझे, यह न जानते हुए उसने बस एक दो बार पलकें झपकाईं और फिर धीमे स्वर में कहा, हम सीधे सीधे बात करते हैं। उसने अपनी पालतू राक्षसी को ढाल इस उम्मीद में दी थी कि वह उसका इस्तेमाल कर पाएगी, और उसने कुछ हद तक किया भी। बस बात यह हुई कि स्मृति का इस्तेमाल करने के बजाय उसने उसे खा लिया। सनी कुछ पल के लिए झिझका, ये सोचते हुए कि क्या उसने आखिरकार अपना आपा खो दिया है। लेकिन नहीं, स्पेल की आवाज की गूंज अभी भी गहरे पानी के ऊपर गूंज रही थी, बार बार वही बात फुसफुसा रही थी। स्टोन सेंट मजबूत हो गया है। एक गहरी सांस के साथ सनी ने रून्स को बुलाया और छाया का विवरण ढूंढ निकाला। उसके बिल्कुल नीचे रून्स थोड़े बदले हुए थे। छाया टुकड़े 220। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। 2 टुकड़े। उसे एक बेहद मजबूत प्रेत को मारने के बाद टावर शील्ड की स्मृति मिली थी, जो अपनी भयावह शक्ल के बावजूद बस एक जागृत राक्षस निकला था। उसे मारने के लिए सनी को खुद 4 छाया टुकड़े मिले थे, लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि उसका अपना शैडो कोर निष्क्रिय था, और इस तरह उसे हमेशा उच्च रैंक के प्राणियों के खिलाफ लड़ाई में 2 गुना इनाम मिलता था। प्रत्येक जागृत प्राणी के पास मौजूद प्रत्येक सोल कोर के लिए 2
स्टोन सेंट खुद भी ऐसी ही एक प्राणी थी, इसलिए यह मान लेना तर्कसंगत था कि उसे वैसा ही व्यवहार नहीं मिलेगा। टावर शील्ड 2 जागृत कोर वाले एक राक्षस से आई थी, इसलिए उसकी स्मृति को ग्रहण करने के लिए उसे 2 टुकड़े मिले, जिसका मतलब था कि आंखों में उत्तेजना की आग जलती हुई सनी ने जल्दी से एक और स्मृति को बुलाया। नीचे उतरते प्रकाश के गोले की बिखरती चमक से एक भयावह खड़ी पुतली वाली घिनौनी आंख प्रकट हुई। वह आंख एक बेसिलिस्क जैसे जीव की थी जिसे सनी ने कुछ हफ्ते पहले मारा था। लड़ाई में बचने के लिए उसे अपनी आंखें बंद करके उससे लड़ना पड़ा, और मलबे में से गुजरने और उस घातक जानवर के हमलों से बचने के लिए उसे पूरी तरह से शैडो सेंस पर निर्भर रहना पड़ा। आखिरकार उसने अपने तेज ब्लेड से उस दुष्ट प्राणी का सिर धड़ से अलग कर दिया, उसके पंजों से चीर दिए जाने से कुछ ही सेकंड पहले। यह उसके नवजात युद्ध कौशल की एक बेहतरीन परीक्षा थी। अफसोस की बात है कि मेमोरी में वो सारी शक्तियां नहीं थी जो असली जानवर में थी। वो सिर्फ लाल रोशनी की एक हानिरहित किरण पैदा कर सकती थी, जिसका इस्तेमाल सिर्फ मूड लाइटिंग के लिए ही किया जा सकता था। कम से कम सनी के मामले में, जो अंधेरे में देख सकता था। उसने अपनी आंख को पकड़कर पत्थर की संत के सामने रख दिया। छाया ने उस घिनौनी चीज को पकड़ा, उसे अपनी छाती से लगाया और फिर अपनी कवचयुक्त मुट्ठी में उसे कुचल दिया। एक बार फिर स्मृति आकाशीय प्रकाश की अनगिनत छोटी छोटी चिंगारियों में बिखर गई, जिन्हें फिर उस सुंदर प्राणी के शरीर के भीतर छिपे अंधकार ने सोख लिया। पत्थर संत अधिक शक्तिशाली हो गया है। सनी मुस्कुराया, फिर अपना सिर पीछे झुकाया और हंसने लगा। तो ऐसा ही हुआ। परछाइयां यादों से पोषित होती थीं। वे शक्ति प्राप्त करने के लिए उन्हें खा जाती थीं, ठीक वैसे ही जैसे वो दुर्लभ प्राणियों को मारकर उनकी परछाइयों के अवशेष खा जाता था। ये सुनिश्चित करने के लिए उसने फिर से रूम्स पर नजर डाली और ठीक वही देखा जिसकी उसने उम्मीद की थी। छाया टुकड़े 3200 टियर 1 जागृत स्मृति 1 अंश। बात समझ में आती है। उत्सुकता से मदहोश सनी ने अगली स्मृति को बुलाया। जंग लगे प्लेट कवच का एक भारी भरकम सूर्य प्रकाश के गोले से प्रकट हुआ और उसके सामने हवा में मडरा रहा था। ये स्मृति उसे राक्षसी मांसभक्षी दीमकों के विशाल घोंसले को जलाकर राख करने के बाद मिली थी। भूले हुए किनारे की रात के घोर अंधेरे में अलाव जलाना एक खतरनाक काम था, लेकिन उसे उम्मीद थी कि इन छोटे छोटे पेटू जीवों के पूरे झुंड को खत्म करके उसे सैकड़ों छाया के टुकड़े मिलेंगे। घोंसले के आसपास जमीन पर बिखरी हड्डियों की मात्रा को देखते हुए वे वाकई एक महामारी थे। अफसोस की बात है कि पूरी कॉलोनी एक ही राक्षसी प्राणी बन गई थी, जिससे उसे सिर्फ 6 टुकड़े ही मिले। उसे छत्ते के सुलगते अवशेषों से आत्मा के टुकड़े इकट्ठा किए बिना ही पीछे हटना पड़ा, क्योंकि वह तेज लपटों की ओर आकर्षित हुए कई पतित विभीषिकाओं के आने से डर गया था। स्मृति से उसे कोई सांत्वना नहीं मिली, क्योंकि उसका अपना कठपुतली का कफन हर लिहाज से उससे बेहतर था। लेकिन अब अंततः यह उपयोगी हो सकता है। पत्थर की संत ने कवच को वैसे ही निगल लिया जैसे उसने 2 से ज्यादा यादों को निगल लिया था। एक बार फिर मंत्र ने घोषणा की कि छाया राक्षस और भी शक्तिशाली हो गया है। रूम फिर बदल गए। छाया टुकड़े 6200। हर बार जब नंबर बदलते तो सनी को गहरी संतुष्टि का एहसास होता। उसका खतरनाक पत्थर का शूरवीर हर पल और भी भयानक होता जा रहा था। उसे शक था कि जुए के आदी लोग भी कभी कभार जीत की लहर में कुछ ऐसा ही महसूस करते होंगे। उस क्षण में डूबकर उसने अगली स्मृति को पकड़ लिया, लेकिन फिर रुक गया और उस छोटी सी चांदी की घंटी को देखने लगा जो उसके हाथ में चुपचाप पड़ी थी। ये पहली स्मृति थी जो उसे मिली थी। पहले दुर्स्वप्न की कड़ाके की ठंड और आतंक में मुश्किल से जिंदा बच पा रही थी। यह उसकी सबसे कमजोर स्मृति थी, लेकिन सबसे सार्थक भी। सनी ने इसे पाने के लिए एक इंसान को मारा था और दूसरे को मारने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। सिल्वर बेल एक अनुस्मारक था। उदास आंखों से उसने उन रूनों को पढ़ा जो उसकी आत्मा के प्रकाशहीन शून्य में झिलमिला रहे थे। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट ... एक लंबे समय से खोए हुए घर का एक छोटा सा स्मृति चिन्ह, जो कभी अपने मालिक को आराम और खुशी देता था। कुछ पल पहले तक जो उत्साह उसे घेरे हुए था, अचानक उससे उबकर सनी ने गहरी सांस ली और स्मृति को भुला दिया। उसके चेहरे पर एक गहरा भाव था। गतिहीन छाया संत की ओर देखते हुए वह मुड़ गया। आज के लिए बस इतना ही काफी है। आह, कितना लंबा दिन था। अब मैं सो जाऊंगा। आत्मा सागर से निकलकर वह कुछ मिनट चुपचाप खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे अपने बिस्तर की ओर बढ़ा और उस पर लेट गया। कठपुतली का कफन हटाकर सनी ने खुद को कंबल में लपेट लिया और आंखें बंद कर लीं। वह बहुत थक गया था।